Good morning, students. I am Vishal Sharma, Commerce Faculty and US Academy and Institute, गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स के बारे में। ये मेरा सेकंड वीडियो है और आज मैंने आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स क्या होता है और कहाँ से आया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ICAI क्या आपको पता है? ICAI क्या होता है? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया जो है वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए इंडिया के लिए। तो उसी रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, concept and conventions are commonly known as a general accept accounting principle। general accept accounting principle, मैं इस पर जोड़ कर रहा हूं, ध्यान देगा। general accept accounting principle जिसको बोलते हैं GAAP, गैप भी बोलते हैं, गैप। general accepted accounting principles are the basic rules that define the, कुछ बेसिक रूल्स है जो डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया? गैप में कुछ बेसिक रूल्स है जो डिफाइन किया गया है। क्या किया गया है, जरा ध्यान दीजिए। पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट्स विथ इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट, दीज प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इनटू टू। तो स्टूडेंट्स, कहने का सेंस ये है कि ये जो गैप है, जो गैप के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो है वो डिसाइड किए गए हैं। उस रूल्स और रेगुलेशन के अंदर ही रह के हमको अपने अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना होता है, बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स, कहने का सेंस ये है कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो कहने का सेंस ये, जो पैरामीटर है, इसका एक पैरामीटर बना दिया गया है और ये एक दायरा बना दिया गया है। उस पैरा और दायरा के अंदर ही रह के हमको काम करना होता है। यस स्टूडेंट, उस पैरामीटर और दायरा के अंदर ही रह के काम करना होता है उसके, क्योंकि इसके कुछ रूल्स बना, उस रूल्स को हमको फॉलो करना ही है। अगर कहीं फॉलो करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारे अकाउंट्स को, बैलेंस शीट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ट्रू सच नहीं मानेगी। तो स्टूडेंट्स, कहने का सेंस है ये सब कॉन्सेप्ट को देखकर ही हमको अपने अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। अकाउंट जो भी हम बनाते हैं, बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो गया, बैलेंस शीट हो गया, या एनीथिंग, कोई भी अकाउंट बनाना हो गया, इस दायरे के अंदर ही रह के बनाना होता है। तो स्टूडेंट, इसको दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? तो फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक एग्जम्पशंस विथ in which accounting operate, it is important to be follow accounting concept for better understanding। तो ये क्या है, ये स्टूडेंट्स बनाया गया है जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन, मतलब कुछ बेसिक सिंपल चीजें हैं जो कि अभी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। विथ विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, it is the importance to follow accounting concept for better understanding। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो बेसिक चीजों के बेसिस पे ही हम लोग अकाउंट को बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं ताकि हमको ये चीज समझने में, या जिसके सामने हम ये डाटा प्रेजेंट करेंगे उसके लिए ये क्या हो, इजी हो। स्टूडेंट्स, जो भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे बनाते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या होता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम को बनाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया के अलावा, ऑल ओवर इंडिया में तो होता ही है, और इंडिया के अलावा भी पूरे फॉरेन कंट्रीज में ही यही रूल फॉलो किया जाता है। इसका एक रीजन है ताकि हर जगह का जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो, समझने की क्षमता जो है वो सब में सही हो, बराबर हो, पैरेलल होनी चाहिए। इसलिए सारे जो कंट्रीज होती हैं वो इसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं।
ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 3 चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले नाम पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशंस, कंसिस्टेंसी एग्जाम्पशंस एंड एक्रूअल कंजम्पशंस। गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशंस, गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशंस क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है? आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा कि बिजनेस क्या सोच के स्टार्ट करता है कि पैसा कमाना है। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा कमाने के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स कहने का सेंस ये है कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको 4 महीने चलाए और 4 महीने में मैंने पैसा कुछ कमा लिया, उस बिजनेस से मैंने 2 लाख रुपए कमा लिया, तो क्या बिजनेस बंद कर देंगे? नहीं। किस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बिजनेस करते हैं? ये कॉन्सेप्ट पे बिजनेस करते हैं कि हम लोगों को जो भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं वो कंटिन्यूअसली चलाना ही है। आगे तो आगे आगे मतलब आने वाले सालों में लेके ही जाना है। उसको बंद करने से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे या इस उद्देश्य से कि एक टाइम तक चला लिया उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, या एक फिक्स अमाउंट कमा लिया बंद कर दिया जाएगा, इस बेसिस पे हम लोग बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको क्लियर होगा गोइंग कंसर्न एग्जम्पशंस क्या होता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है कि इस बिजनेस को हमको और आगे ले जाना है और भी क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है, बड़ा करना है। तो कहने का सेंस है स्टूडेंट्स की हमारे इंडिया में ही देखते हैं बहुत बड़े बिजनेस है। अगर इसमें एक लोग बिजनेसमैन का नाम देखते हैं तो अंबानी का नाम आता है। तो अगर कहने का सेंस ये है कि अंबानी जो है अगर बिजनेस जब पहला अपना बिजनेस स्टार्ट किए होंगे तो वे क्या ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किए होंगे कि बिजनेस बस चल गया, पैसा कमा लिया, अपनी लाइफ खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे? नहीं। उन्होंने क्या किया, बिजनेस कमाया, बिजनेस से प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमाने के बाद उस बिजनेस को और एक्सटेंड किया और बड़ा किया। अपने ही बिजनेस में क्या करते गए, इन्वेस्ट करते गए, वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किए और इसीलिए आज वो इंडिया के सबसे टॉप बिजनेसमैन में से गिने जाते हैं। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट कि जब भी कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है, तो यही सोच के लगाता है कि इस बिजनेस को हमको लंबे समय तक लेके जाना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पे आते हैं कंसिस्टेंसी एग्जाम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं? कंसिस्टेंसी मैं भी हूं, समझ में आ रहा है? तो हूं कैसे, मैं भी आ जाता हूं आपके सामने बार बार वीडियो लेके। तो कंसिस्टेंसी एग्जाम्पशंस का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो बार बार कंटिन्यूअसली होना था। अब कहने का सेंस ये स्टूडेंट कि कंसिस्टेंसी एग्जाम्पशंस का मतलब ये होता है कि जो रिपीट होना चाहिए। रिपीट का मतलब बार बार होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट जो है केवल 1 साल का ही बनाया जाता है, कंप्लीटेड 1 फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो स्टूडेंट्स हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो अकाउंट बनाते हैं, वही उसके बाद वो अकाउंट तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे सपोज कि एक बिजनेसमैन है, वो 1 अप्रैल से अकाउंट बनाना स्टार्ट किया, तो उसका जो अकाउंट है वो 31 मार्च को वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 31 मार्च को वो फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चीजें बना के अकाउंट को वो बंद कर देगा। और फिर नेक्स्ट 31 मार्च के बाद नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अप्रैल। तो वो 1 अप्रैल को फिर से वही अकाउंट्स को रिपीट करेगा। रिपीट मतलब जैसे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो वैसे ही वो अकाउंटिंग साइकिल्स को फॉलो करेगा, वैसे ही वो अपने अकाउंट को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, बनाएगा। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट की कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी हमारा अकाउंट होता है वो क्या होते रहते हैं, चलते रहते, ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर का मतलब 1 साल बनेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर 1 साल बनेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर 1 साल बनेगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। कब तक, कंप्लीटेड 1 फाइनेंशियल ईयर। कभी भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये, आप लोग जान लीजिएगा कि जो अकाउंट्स बनते हैं वो 1 साल के बनते हैं, ना 1 साल से कम ना 1 साल से ज्यादा का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पे, एक्रूअल एग्जम्पशंस। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स,
एक्रूवल एग्जेंशन आप लोग को पता होना चाहिए। एक्रूवल एग्जेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करें, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि सपोज करें कि मैंने एक आदमी को 5 किलो चीनी बेचा। एक आदमी आया मेरी दुकान पे और मैंने उसको 5 किलो चीनी दिया, उसने मुझे 50 रुपए के रेट से 250 रुपए दे दिया। कैश ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब हमने उसको चीनी दे दिया, उसने मुझे पैसा दे दिया, हमारा उसका कोई रिलेशन नहीं है, बीच में खत्म हो गया। ठीक है, अपने अकाउंट में हम लोग ये चीज क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो सिंपल सा चीज है, नगद सामान बेचा, रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स सपोज कि एक आदमी है जिसका नाम है राम, मिस्टर राम जो है मेरी दुकान पर आए, 5 किलो चीनी खरीदा 50 रुपए के रेट से, मतलब 250 रुपए उसको देना है, लेकिन उसने बोला कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं 2 दिन बाद आके तुमको ये पैसा दे दूंगा। इट्स मीन मिस्टर राम इज परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, उन्होंने उधार सामान हमसे खरीद लिया। अब कहने का सेंस ये स्टूडेंट्स की यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ट्रांजेक्शन 2 बार में कंप्लीट हुआ, एक दिन उधार खरीदा गया, दूसरी बार पैसा मिला। तो रिकॉर्ड कौन सा करेंगे स्टूडेंट्स, क्या दोनों रिकॉर्ड करेंगे, एक रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा ट्रांजेक्शन वाला करेंगे या पैसा मिलने वाला करेंगे। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट कि हमारा एक्रूवल एग्जेम्पशन ये बताता है कि जो भी हमको जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन किया है, पैसा मिला नहीं मिला कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पैसा मिला नहीं मिला कोई मतलब नहीं है, हमने सामान बेचा, इट्स मीन ट्रांजेक्शन वहीं पर हो गया। तो हम लोग उसी दिन ही रिकॉर्ड कर लेंगे अपने अकाउंट्स में, इस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, इस चीज पे रिकॉर्ड करेंगे कि इसका पेमेंट हमको फ्यूचर में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि ये क्या होता है कि जब भी कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन उधार किया गया है तो उस उधार ट्रांजेक्शंस को हम लोग जिस दिन खरीदते हैं बेचते हैं उसी दिन अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। पेमेंट लेने या देने से हमको कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 3 हो गए। नेक्स्ट हम लोग और पढ़ेंगे क्या होते हैं। स्टूडेंट्स तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में फर्स्ट है स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा वहां पे, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब होता है एक अपना अलग अस्तित्व। तो कहने का सेंस ये है कि बिजनेस जब भी हम खोलते हैं तो जो भी अकाउंट बनाते हैं वो किसका अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस का बनाते हैं, हम अपना नहीं बनाते हैं। मैं विशाल अगर मैं किसी भी कपड़े का दुकान खोलता हूँ, कपड़े का शोरूम डाल दिया, कपड़ों की फैक्ट्री डाल दिया, तो जो भी मैं अकाउंट बनाऊंगा मैं अपना नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बिजनेस का बनाऊंगा। तो अकाउंटिंग एंटिटी मतलब कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों का क्या होता है, सेपरेट होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का अस्तित्व अलग है। मेरा अस्तित्व है, मुझे मेरे नाम से जाना जाता है, और मेरे बिजनेस क्या होता है, उसका अस्तित्व है, उसके नाम उसके काम से उसको जाना जाता है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों की अपनी क्या होती है, एक पर्सनालिटी होती है, अलग अलग होती है, वो अलग है, बिजनेस अलग है, और हम क्या होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, मनी मतलब पैसा। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट्स कि हम लोग अपने अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी में होता है। समझ में आ रहा है? मनी में होता है। अब आप पूछेंगे सर तो कौन सा ट्रांजेक्शन मनी में नहीं होता है? तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं स्टूडेंट्स जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो मनी में नहीं होती। जैसे सपोज कि हमने 5,000 रुपए का कपड़ा बेचा, तो ये क्या है, मनी में है, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, राइट हो गया। सपोज कि एक मेरा मैनेजर है जो मेरा बिजनेस पूरा देखता था, एक दिन उसने शाम को या रात में शोरूम बंद होने के बाद घर जाने के लिए जब अपने स्कूटर से निकला, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद उसके हाथ पैर टूट गए।
तो कहने का सेंस ये है स्टूडेंट्स कि उसके हाथ पैर टूट गए, मतलब अब वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी वो बेड रेस्ट पे चला गया, अब वो उतने दिन मेरे बिजनेस में नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, क्या उसका इफेक्ट मेरे बिजनेस पे होगा? बिल्कुल होगा। पुराना आदमी था, प्रोफेशनल था, मेरे बिजनेस को कई दिनों से संभाल रहा था, अब वो नहीं करेगा, उसके लिए हमको किसी नए आदमी को लाना पड़ेगा, नए फ्रेशर्स को लाना पड़ेगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी डील्स वो खुद ही कर ले रहा था, जो कि शायद अब कोई ना कर पाए। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट कि उस मैनेजर को के जाने की वजह से मेरे बिजनेस में बहुत क्या होगा, लॉस होगा, बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे। लेकिन इस लॉस को, इस इफेक्ट को हम अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मनी में नहीं है। क्लियर है? बिजनेस में आग लग गया, बिजनेस में चोरी हो गया, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैनेजर का हाथ पैर टूट गया, ठीक है, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कहने का सेंस ये है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम वही रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं जो मनी में होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पीरियड, तो जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं एक पीरियड का बनाते हैं। एक पीरियड का मतलब होता है एक फिक्स टाइम का बनाते हैं। वो फिक्स टाइम के ऑलरेडी मैंने आप लोग को शायद बता के रखा होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जो भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं एक फिक्स पीरियड का बनाते हैं। वो फिक्स पीरियड क्या है हमारा? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है? तो यहां देखिए लिखा मैंने 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इतने ही दिन का बस अकाउंट बनता है। इसके बाद हम लोग फिर से अकाउंट को स्टार्ट कर देते हैं। तो जो अकाउंट होता है वो 1 साल का बनता है। 1 साल के बाद वो फिर से स्टार्ट होता है। 1 साल में जितने भी अकाउंट होते हैं हमारे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब वहीं पर 31 मार्च को लास्ट डे जाके वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग जनरल लाइफ में सुनते होंगे कि मार्च के महीने में अभी खत्म हुआ है जल्द ही, कि क्लोजिंग चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है। तो वो क्लोजिंग क्या है स्टूडेंट? वही क्लोजिंग होती है। उस दिन 31 मार्च के दिन हमको किसी भी हालत में अपने अकाउंट को क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। इट्स कंपल्सरी। तभी हम अपने नेक्स्ट डे से 1 अप्रैल से नया अकाउंट क्या कर पाएंगे? स्टार्ट कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड ये होता है कि जो भी अकाउंट्स बनते हैं वो 1 साल के बनते हैं या एक फिक्स पीरियड के बनते हैं। वो पीरियड क्या होता है? 12 मंथ। इट्स ए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहने का सेंस ये है कि अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, अक्सर कहीं ना कहीं दिख जाता है कि इस इंडस्ट्री ने इतने करोड़ रुपए को प्रॉफिट हुआ, रिलायंस ने 50,000 रुपए करोड़ कमा लिया, तो टाटा ने इतने करोड़ रुपए कमा लिए, ये रेलवे जो है इतने रुपए लॉस में चल रही है। अक्सर ये सुनने को मिलता है हम लोग। ये कैसे मालूम चलता है हमको? तो ये इस कॉन्सेप्ट होता है फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी हम अकाउंट बनाते हैं 1 साल के बीच में, हम जो भी अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, एवरीथिंग जो भी बनाते हैं, उसको हमको पब्लिश करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? पब्लिकली करना पड़ता है, जनरल पब्लिक को दिखाना पड़ता है। इट्स ए कॉन्सेप्ट, इट्स ए कंपल्सरी है ये। अब ऐसा स्टूडेंट क्यों किया था? कोई अपने अकाउंट को, कोई अपने प्रॉफिट को, कोई अपने लॉस को क्यों दिखाएगा? तो इसका बहुत रीजन होता है स्टूडेंट। इसका जो मेन रीजन ये होता है कि बिलीफ, फेथ। हम कोई भी जब काम करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कंपनी कौन सी है, वो प्रोडक्ट कौन सा है। अब हम जैसे रिलायंस पे लोग क्या करते हैं? ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। ब्लाइंडली बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि रिलायंस एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, कंपनी है जो प्रॉफिट कमाएगी ही कमाएगी। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टर क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में। तो कैसे करते हैं? उनके एनुअल रिपोर्ट, प्रॉफिट, बैलेंस शीट्स, पीएल, ये सारे चीज देखकर ही करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो कोई भी कंपनी होती है वो इट्स कंपल्सरी है कि उनको दिखाना ही दिखाना है, पब्लिश करना ही करना है। अब आप पूछेंगे सर हमको देखना है तो हम कैसे देखेंगे? तो वेरी सिंपल, गूगल पे जाइए, जिसका भी देखना है, जैसे सपोज कि आपको रिलायंस का देखना है तो लिखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एनुअल रिपोर्ट 2019-20, ठीक है, प्रीवियस ईयर, या उसके पुराना देखना है, कोई भी देखना है, आपको वहां पे एक पीडीएफ में फाइल
निकल के आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी है, कंपनी ने कितना खर्चा किया था, कंपनी ने कितना इनकम आया। ये सारे थिंग एवरी पॉइंट्स जो होते हैं वो डिटेल में दिए रहते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट मतलब होता है लागत। कोई भी चीज को जब बनाते हैं, बना के तैयार करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। तो सपोज स्टूडेंट्स कि मैंने एक दिन, ठीक है, अपने बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000। ठीक है, एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी कितनी? 1,20,000। अब मैंने उसको खरीदा और खरीद के वहां से एक टेम्पू किया, उस टेम्पू में उसको रख दिया, क्योंकि हम सर पे तो लेके आएंगे नहीं, हाथ में पकड़ के लाएंगे नहीं, टेम्पू में ही रख के लाएंगे, ट्रक में लाएंगे, ठेले पे लाएंगे। तो रख के ले आया, टेम्पू वाले ने मेरे फैक्ट्री पे लाया और बोला कि हम 2,000 रुपए लेंगे इसका लाने का, फ्रेट चार्जेस, भाड़ा बोलते हैं फ्रेट। ठीक है, लेके आया। अब जब वो आएगा तो उसको हम उठा के तो लगा नहीं देंगे, उसके लिए लेबर लगेंगे, लेबर लगाएंगे, उसको अपनी जगह पे लगाएंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, तब वो काम करना स्टार्ट होती है। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट कि मैंने खरीदा कितने में था? 1,20,000 रुपए में, राइट। लेकिन मैंने उसको लाने में 2,000 रुपए खर्च कर दिए, लगवाने में 3,000 खर्च कर दिए। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी एसेट्स, कोई भी संपत्ति जब आप खरीदते हैं तो खरीद के ला के लगवाने तक का जितना भी खर्चा होता है वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन की कॉस्ट हम लोग अपने अकाउंट में 1,20,000 नहीं लिखेंगे, 1,25,000 लिखेंगे। क्यों 1,25,000 लिखेंगे? क्योंकि उसकी कॉस्ट एक्चुअल में कितनी हो गई? 1,25,000। कैसे 1,25,000? 1,20,000 में मैंने खरीदा, 2,000 उसमें लाने में खर्च कर दिया, 3,000 उसको इंस्टॉल कराने में कर दिया। इट्स मीन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 1,25,000। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। अब स्टूडेंट्स, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम अकाउंट जो बनाते हैं वो उसी साल का होना चाहिए, जो भी हमारे एक्सपेंसेस या इनकम है वो उसी सेम ईयर्स के होने चाहिए, डिफरेंस नहीं होने चाहिए। सपोज कि हम लोग मानते हैं प्रीवियस ईयर को 2019-20, हमने इसको एक मान लिया ईयर, कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ईयर मान लिया। अब हम कहने का सेंस ये है कि जितने भी हमारे खर्चे होंगे और जितने भी इनकम होंगे वो इसी बीच के होने चाहिए। 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, इसी के बीच के चाहिए, इसी के बीच के ही एक्सपेंसेस उनको हमको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा एक भी दिन आगे या पीछे का होगा तो हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है? जैसे सपोज कि हमने एक आदमी को किराए पर अपना बिल्डिंग दिया, ठीक है, और उसने जो है हमको 15 महीने का एडवांस दे दिया किराया। कितने महीने का दिया? 15 महीने का। तो कहने का सेंस ये है स्टूडेंट्स कि 12 महीने को हम लोग एक साथ लिखेंगे, बाकी का 3 को हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे, 15 को 15 ही एक ही साथ नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम होती है वो उसी साल का होना चाहिए जिस साल का हमने अकाउंट बना रहे हैं, ना उसके प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, ना नेक्स्ट ईयर का होना चाहिए। क्लियर है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी होता है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शंस होते हैं तो वो दो लोगों के बीच का बेस्ड होता है। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है? 2 लोगों पे बेस्ड होता है। कैसे 2 लोगों पे बेस्ड होता है आप पूछेंगे? तो बिल्कुल होता है एक परचेजर और एक सेलर। जैसे सपोज कि हमको एक पेन खरीदना है। क्या खरीदना है? एक पेन खरीदना है, और हम जाएंगे किसके पास? स्टेशनरी शॉप के पास जाएंगे और एक रिटेलर के पास जाएंगे, स्टेशनरी रिटेलर के पास, और उससे एक पेन मांगेंगे। तो वो जब पेन बेचेगा तभी हम खरीदेंगे, राइट? तो उसने क्या बेचा? हमको पेन बेचा, मैंने पेन खरीदा। अब हम क्या करेंगे? हम उसको पैसा देंगे और वो हमसे पैसा ले लेगा।
तो कहने का सेंस ये यहाँ पे दो लोग आ गए, कौन आ गया, एक मैं आ गया और एक कौन आ गया, रिटेलर आ गया। अब कहने का सेंस ये स्टूडेंट, तो इसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट होता है, तो नहीं होता है। अब आप पूछेंगे सर कैसे नहीं होता है, इफेक्ट तो हुआ। अरे कैसे हुआ इफेक्ट, मैंने जितना खर्च किया, सपोज कि मैंने 50 रुपए का पेन खरीदा, तो मैंने 50 रुपए खर्च किया, तो 50 रुपए का सामान तो मेरे पास आ ही गया ना, समझ में आ रहा है बात। हमने 50 खर्च किए तो 50 का सामान तो मेरे पास आ ही गया, तो मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। इफेक्ट क्या पड़ा कि मेरा पैसा वो कन्वर्ट हो गया किसी प्रोडक्ट में, जैसे कि पेन में। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये होता है स्टूडेंट कि किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी लेन देन में कम से कम दो लोगों का होना कंपलसरी है। अगर दो लोग नहीं होंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अकाउंट, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अकाउंट, ध्यान से समझिएगा। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अकाउंट ये होता है कि जब भी हम कोई भी सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, ध्यान से समझ रहा है, तो हम लोग उसको उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। हमको उसने उधार खरीदा, नगद खरीदा, पैसा कब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज कि मैंने 5,000 रुपए का कपड़ा मिस्टर राम को सेल कर दिया, आज के दिन बेच दिया, ठीक है। आज कौन सा डे है, आज है आपका 24 अप्रैल, तो आज 24 अप्रैल को मैंने राम को 5,000 रुपए का कपड़ा उधार बेच दिया। कैसे बेचा है, उधार बेच दिया। अब ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, मैंने 5,000 का सामान उधार बेचा है, उस 5,000 रुपए में क्या जुड़ा होगा, पहला मेरे कपड़ा का कॉस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट। अब कॉस्ट की बात करते हैं, तो सपोज कि वो कपड़ा मुझे 4200 रुपए में पड़ा था, 4,200 रुपए में, और 800 रुपए मैंने रिवेन्यू कमाया, प्रॉफिट कमा लिया। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट्स कि मैंने आज बेचा है, पैसा मिला नहीं है राम से, राम बोला कि 1 हफ्ते बाद देंगे, तो 1 हफ्ते बाद हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम कब रिकॉर्ड करेंगे, हम आज ही के दिन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि आज मैंने बेचा मतलब आज ही कमा लिया। मिला और नहीं मिला ये अलग की बात हो गई, मैंने आज ही कमाया तो हम लोग आज ही रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और समझिए इसको क्या होता है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। वेरिएबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग अपने अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, सब में, बैलेंस में, कहीं पर भी बहुत सारे खर्चे और इनकम लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। तो जितने भी एक्सपेंसेस और हम लोग इनकम लिखते हैं उसका प्रूफ मेरे पास होना चाहिए, तभी इंडियन जो अकाउंट्स एक्ट जो है उसको ये एक्सेप्ट करेगी, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज हमारे अकाउंट का कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे सपोज कि मैंने इस साल जो है स्टेशनरी के नाम पे 5,000 का पेन खरीदा, स्टेशनरी में क्या खरीदा, 5,000 का पेन खरीदा, तो उस 5,000 के पेन का ओरिजिनल बिल मेरे पास होना चाहिए, मेरी फाइल में लगा होना चाहिए। अगर लगा हुआ है तब गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको मानेगी कि हाँ आप सही हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर ऐसा नहीं हुआ है, मेरे पास कोई बिल नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगी ये तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट कि मैं जितना भी खर्चा किया हूं मेरे पास उसका प्रूफ बिल होना चाहिए। हम लोग जाते हैं सामान खरीदने, अक्सर मार्केट में जाओ, कहीं मार्ट में जाओ, तो लोग क्या देते हैं, बिल देते हैं ना, उसी बिल को बोल रहा हूं मैं, वही बिल है, वही बिल होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग को अक्सर बुक में मिल जाएगा, तो मैंने सोचा इसको भी आज बता ही दूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट, ध्यान दीजिएगा बात, a code of conduct imposed on accountant by custom law and professional body। मतलब कहने का सेंस ये है, एक अकाउंटेंट जब अकाउंट बनाता है तो वो कैसे बनाएगा, जब उसको हमारे अकाउंट की पूरी नॉलेज, लॉ होनी चाहिए, नॉलेज और लॉ दोनों होनी चाहिए, उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए, उन दोनों को ही जानकारी वाला ही व्यक्ति बना सकता है। अदरवाइज ये हमारे अकाउंट जो बनेगा वो हमारा किसी काम का नहीं है, तो उसमें लॉ को फॉलो होना कंपलसरी है स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं।
क्या होना चाहिए, लॉ फॉलो, जो भी लॉ बने हैं हमारे इंडिया में अकाउंट्स मेंटेन करने की, वो लॉ उसमें फॉलो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मेरा आज का सेकंड वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दिया, बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, एग्जांपल दिए आपको। वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।